Hello students, today we are going to start the second chapter of the book Flamingo, Lost Spring, The Stories of Stolen Childhood, authored by Anish Chand. Before we start the chapter, let us know a little bit about the author. Anish Chand was born in 1944, is an Indian author, journalist and columnist. Specialist, he has written in Times of India, International Herald Tribune, etc. She was born in Rourkela, Odisha, presently living in New Delhi, and she is at the age of 75 or 76. She hails from an aristocratic or upper class family in Hyderabad. Aristocratic means प्रतिष्ठित संपन्न घराने से है, हैदराबाद की संपन्न घराने से. Her father नवाब होशियार जंग was a renowned scholar and poet. बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर थे, विद्वान थे और पोएट थे, and also served as मुसाहिब, advisor to the last Nizam of Hyderabad state, who was Mir Usman Ali Khan. लास्ट हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके दरबार पे उन्होंने एडवाइज़र या मुसाहिब का भी काम किया था. Alma mater is Osmania University. Alma mater means the place where you studied from, the school or university. She had studied from Osmania University, Hyderabad, and later University of Michigan in United States. She had got the master's degree in sociology and American studies. Her most known work is Unveiling India, which was published in 1987. Unveiling India is a travel diary which is a chronicle of lives of women in India in general and Muslim women behind the पर्दा in particular. ये एक ट्रैवल डायरी है. उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल किया और अपनी यात्रा वृत्तांत, क्रॉनिकल का मतलब जो उन्होंने अपने मेमोरीज़ को, उसने पास्ट इवेंट्स की मेमोरीज़ को उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बात की है इंडियन विमेन से और स्पेशली मुस्लिम विमेन जिनके साथ पर्दा प्रथा है उनके साथ बात की है. तो उनकी लाइफ्स के बारे में किस तरह की परेशानियां उनको, कंडीशन उनको झेलना पड़ता है, उसके बारे में उन्होंने अपनी ये बुक अनवेलिंग इंडिया में लिखा है. It was published in 1987 and this is her most famous book. Now let us know a little bit about the lesson. Spring is considered as the most important of all the seasons. स्प्रिंग जो है, बसंत है, वो सारे सीजन्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और खूबसूरत माना जाता है. इट इज़ अ सीज़न ऑफ ऑप्टिमिज्म, रीग्रोथ, बाउंटी एंड होप. यहाँ पे हम चारों तरफ आशा देखते हैं, रीग्रोथ, नए पौधे, नए पत्ते निकलते हैं, चारों तरफ प्रचुरता होती है और एक उम्मीद का मौसम होता है. Here the author has used the word spring metaphorically for the most significant phase childhood in a person's life. यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग से स्प्रिंग जो ऑथर ने यूज़ किया है वर्ड, बसंत को यूज़ किया है, ह्यूमन बीइंग के सबसे ज़्यादा प्रेशियस और इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है उनकी ज़िंदगी का, वो होता है बचपन का समय, चाइल्डहुड. तो स्प्रिंग को मेटाफोरिकली कंपेयर किया है चाइल्डहुड से. मेटाफोरिकली मीन्स सांकेतिक तौर पे उन्होंने चाइल्डहुड को स्प्रिंग का नाम दिया है. चाइल्डहुड इज़ फीचर्ड बाय इनोसेंस, फिजिकल स्टेमिना, वाइटैलिटी एंड एन एवर लास्टिंग एपेटाइट फॉर फन एंड जॉय. जो बचपन का समय है वो आप देखते हो पूरी तरह से मासूमियत से भरा होता है, उसमें पूरी तरह से बच्चे एनर्जेटिक होते हैं और उनके अंदर एक एवर लास्टिंग, हमेशा वो फन और इन्जॉयमेंट के लिए अपना टाइम चाहते हैं, स्पेंड करते हैं. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन्स लाइफ और इसको हमारी ज़िंदगी का एक फाउंडेशन, आधार भी कहा जाता है. प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड कल्मिनेट्स इनटू अ प्रोडक्टिव एडल्ट. अगर बचपन बहुत अच्छे से बीता हो, अगर पढ़ाई लिखाई तरीके से हुई हो, खेलकूद का समय मिला हो, तो वो ऑब्वियसली एक आगे चल के अच्छे सिटीज़न के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होते हैं. द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु डिडंट गेट टू इंजॉय चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. जो अब आपका लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये ऐसे बच्चों की ज़िंदगी की कहानी है जिनकी मुसीबत उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके कारण पैदा होती है. क्योंकि जो उनकी सोशल कंडीशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो उनके बचपने को उनसे छीन लेती है. दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड इनटू लेबर. और बहुत ही कम उम्र में उनको अपना काम काज शुरू करना पड़ता है. This certainly denies them education as well as the opportunity to have enjoyment.
और जिसके कारण उनका एजुकेशन भी रुक जाता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और बचपन का जो इन्जॉयमेंट है, फन है, वो भी उनसे वो डिप्राइव हो जाते हैं। The author Anis Jung analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to live a life of exploitation. इस चैप्टर में अनीस जंग ऑथर एनालाइज करती हैं इस तरह की क्रशिंग पॉवर्टी, गरीबी और इस तरह का ट्रेडिशन, परंपरा जो चली आ रही है, जिसके कारण ये छोटे बच्चे गरीब जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषित होते रहते हैं, अपनी लाइफ में उनका शोषण होता रहता है। थ्रू हर राइटिंग शी एडवोकेट्स स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और अपनी राइटिंग के द्वारा वो एडवोकेट करती हैं, मतलब अपील करती हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्स हो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एंड ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन, और वो ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहती हैं ताकि बच्चे पढ़े लिखें। आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप जानोगे कि किस तरह के पैथेटिक सिचुएशन में बच्चे जीने के लिए बाधित होते हैं और किस तरह से वो अपनी डे टू डे एम्यूनिटीज़ से डिप्राइव रहते हैं। तो ये वो बताती हैं, ये एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है अनीस जंग की। दिस वे द चिल्ड्रन विल बी एबल टू इन्जॉय द डेज ऑफ द स्प्रिंग एंड हैव फन, और इस तरह से जब लोगों में अवेयरनेस फैलेगा, वो उन बच्चों को उन मुश्किल परिस्थितियों से निकाल के लेके आएंगे, तो ये बच्चे अपने ज़िंदगी का स्प्रिंग, बसंत जो है, उनका बचपना जो है, उसको वो इन्जॉय कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी ले पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। The two protagonists of the chapter, Sahib-e-Alam and Mukesh, lose their childhood in carrying the burden of poverty and illiteracy. ये दो प्रोटैगनिस्ट जो आपके चैप्टर में, जिनके बारे में आप पढ़ोगे आगे चल के, पहला चैप्टर जो है समटाइम आई फाइंड द रुपए इन द गार्बेज, तो ये जो है ये एक छोटे बच्चे साहिब-ए-आलम की कहानी है, और दूसरी स्टोरी इसमें है जो मुकेश की कहानी है। वो उनके बचपन में वो अपनी गरीबी के बोझ के कारण, अशिक्षा के कारण वो उनका बचपना कहीं खो जाता है। In their bleak stories of exploitation, the author finds glimpses of fortitude and resilience. इस निराशापूर्ण स्टोरी में, कहानी में, जो कि एक शोषण की कहानी है, छोटे बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है, ह्यूमिलिएशन की कहानी है, ऑथर को कहीं ना कहीं ग्लिम्स मतलब झलक दिखता है इन बच्चों में, फॉर्टिट्यूड, साहस, कहीं ना कहीं इन बच्चों में एक वो साहस और एक वो रेजिलियंस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, द पावर टू बाउंस बैक दिखाई देता है, धैर्य दिखाई देता है, और एक लड़ने का जुझारूपना दिखाई देता है इन बच्चों के अंदर कि वो जिस भी सिचुएशन में है लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, और अगर उनको एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। चिल्ड्रेन हु हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर कंडीशन, ये ऐसे दो बच्चों की कहानी है जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन के बीच में जी रहे हैं, लेकिन वो इसको अपनी रियलिटी नहीं बनाना चाहते, इसको अपना फ्यूचर भी नहीं बनाना चाहते। ओपन अ न्यू विस्टास फॉर देमसेल्व्स, और ये उनके अंदर जो फॉर्टिट्यूड है, धैर्य है, वो उनके लाइफ में एक नई सुबह लेके आती है, और उनकी तरह दूसरे बच्चों की ज़िंदगी भी कुछ न कुछ चेंज होती है। साहिब एंड मुकेश आर टू सच चिल्ड्रन, ऐसे ही दो बच्चे हैं साहिब और मुकेश, जिनके बारे में आगे आप पढ़ोगे। फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया कूड़े में मिल जाता है। गार्बेज का मतलब फिल, डर्ट, तो कचरे का ढेर जो होता है उसमें भी कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाया करता है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। वाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. ऑथर कहती है कि वो उससे पूछती है, उस बच्चे से जिसको वो हर दिन करीब करीब देखती है कचरे के ढेर में से कुछ खंगालते हुए, कुछ ढूंढते हुए, तो वो उसको पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट दिस होम लॉन्ग एगो, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब अपना घर बहुत पहले ही छोड़कर आ चुका है। सेट अमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, क्योंकि वो बहुत छोटा था इसलिए उसको अब उस घर की याद नहीं है जो कि हरे भरे मैदानों में, ढाका के हरे भरे मैदानों में हुआ करती थी। बांग्लादेश से साहब बिलोंग करता है।
देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ बताती है कि बहुत सारे तूफान आए और जिसके कारण उसके खेत खलिहान और घर सब कुछ बह गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसलिए वो लोग उस जगह को छोड़ के यहाँ आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इस बड़े शहर में जहाँ पे कि उनको गोल्ड हियर इज़ यूज मेटाफोरिकली टू रिप्रेजेंट द मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। गोल्ड है समथिंग प्रेशियस विथ विच दे कैन लीड देयर लाइफ, ऐसे कुछ बहुमूल्य चीज़ें जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी जीवन यापन कर सकें। और यहाँ पे साहब के लिए क्या है वो गोल्ड, वो है रैग पिकिंग या स्क्राउचिंग इन गार्बेज हीप। तो वो कचरे चुनता है, वही उसके लिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्ड लुकिंग अवे, क्योंकि वो पूछती है, ऑथर ने क्या पूछा था उस समय, वाई डू यू डू दिस, ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में पूछा था ऑथर ने, तो उसका रिप्लाई वो करता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मटर्ड मीन्स स्पोक इन लो वॉइस, धीरे से आवाज़ में बोलता है कि मेरे पास क्योंकि और कुछ करने को नहीं है, और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। गो टू स्कूल आई सेड ग्लिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ऑथर तुरंत ही कहती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाओ। एंड तुरंत उसको इमिडिएटली रियलाइज़ होता है कि कितना उसका वेग मीनिंगलेस ये एडवाइस था उस बच्चे के लिए जो कि कचरे चुन रहा है। ग्लिबले इज विदाउट मच कंसिड्रेशन, धारा प्रवाह में वो बोल जाती है ज़्यादा कुछ बिना सोचे समझे, और तुरंत ही उसको रियलाइज़ होता है कि किस तरह की बात उसने की थी जिसका कोई मीनिंग नहीं है इस कचरा चुनने वाले बच्चे के लिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन उसका रिप्लाई क्या होता है कि मेरे पड़ोस में, साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वो लोग एक स्कूल बनाते हैं, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बनता है तो मैं उसमें जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, वो एक मजाक के मूड में मजाक करते हुए पूछती है, फॉर द सेक ऑफ ओनली आस्किंग, केवल पूछने के लिए पूछ लेती है कि लाइट मूड में ही, कि क्या मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम आओगे, तुम पढ़ना चाहोगे। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और इस बात से साहेब के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी मुस्कान खिल जाती है क्योंकि उसको उम्मीद लगती है कि शायद ये स्कूल खोले। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों के बाद जब वो ऑथर को देखता है साहेब तो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, उसको उम्मीद है कि इसका स्कूल शायद बन गया होगा, तो वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, बहुत समय लगता है स्कूल बनने में, ये कहती है ऑथर। आई से एम्बैरेस्ड बिकॉज शी हैड सेड इट वेगली, उसने बस ऐसे ही हॉलोली पूछ लिया था, सुपरफिशियली एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे, लेकिन साहिब के लिए एक सीरियस बात थी, एक प्रॉमिस की तरह था, तो उसको ये एम्बैरेसमेंट फील होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ऑथर को जब साहिब पूछता है कि क्या आपका स्कूल स्टार्ट हो गया। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, और ऐसा प्रॉमिस उसने किया था कि क्या मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे, तो ऑथर को पता है कि वो एक स्कूल नहीं स्टार्ट कर सकती अपने लेवल पे, तो इसका कोई मतलब नहीं था, तो वो शर्मिंदा होती है अपनी उस बात पे। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस तरह की प्रोमिसेस साहेब को आदत है चारों तरफ से उन लोगों को, ऐसे बच्चों को जो भी आते हैं उनसे मिलने के लिए उनकी कंडीशन को देखते हैं, एंड दे मेड वेग प्रोमिसेस विच इज़ नॉट फुलफिल्ड, नेवर एवर फुलफिल्ड। तो साहेब को ऐसे प्रोमिसेस सुनने की और समझने की आदत है, हर एक कॉर्नर पे उनके उदास ज़िंदगी के हर एक कॉर्नर पे उनको हर कदम पे ऐसे वेग प्रोमिसेस जो कि कभी फुलफिल नहीं होती सुनने को मिलती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक ऑथर उनसे मिलती रही, उनको जानती रही। आई आस्क्ड हिज नेम, और तब उसका नाम पूछती है। साहेब आलम ही अनाउंसेस, वो क्या बताता है अपना नाम, साहेब आलम। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ऑथर को पता है कि उसको पता नहीं उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको पता होता कि उसके नाम का मतलब साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे विश्व का मालिक, तो शायद वो मुश्किल से ही अपने नाम को इतने
कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर पाता, बिलीव कर पाता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो यहाँ पे गलियों में यहाँ वहाँ वॉन्डर करता है पर्पसलेसली, बिना किसी कारण के यहाँ वहाँ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक आर्मी होती है, उनकी एक पूरी ग्रुप होती है। बेयरफुट मतलब नंगे पैर, बच्चों के जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो जब दिखाई देते हैं सुबह को मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, सुबह को आप देखते हो बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को वो गायब हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह ये बेयरफुट बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं, यहाँ वहाँ कचरा चुनते हुए, और फिर दोपहर को गायब हो जाते हैं। तो साहब को ये पता नहीं है कि साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स का मालिक है, इसलिए वो बच्चों के साथ इस तरह से घूमता फिरता रहता है, और शायद वो जानता तो इतने कॉन्फिडेंटली अपने नाम को ना बता पाता। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ महीनों में ही ऑथर उनमें से हर एक को पहचानने लग जाती है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, एक से वो पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो क्या बताता है, क्या एक्सक्यूज़ देता है कि मेरी माँ उनको शेल्फ मतलब अलमीरा के ऊपर से उतार के नहीं देती। ही आंसर सिंपली, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर वो देगी भी तो वो उनको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, एक दूसरा बच्चा जिसके दोनों पैर में दो अलग अलग तरह के जूते हैं, वो आंसर देता है कि अगर वो इसको निकाल के दे भी तो वो उसको फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब वो कहती है ऑथर कि तुम्हारे दोनों जूते दो तरह के हैं, तो वो अपने पैरों को आगे पीछे करके छुपाने की कोशिश करता है, शफल करता है, चेंज करता है पैरों का प्लेस, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का जो है वहाँ पे बच्चों के साथ, वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं मिले पहनने के लिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, जब वो बता रही हैं अनीस कि वो पूरे देश में जब यात्रा करती हैं तो उनने चारों तरफ ऐसे बच्चों को देखा है जो कि नंगे पैर घूमते रहते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में और गाँव के रोड्स पे भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। जब वो किसी को पूछती है तो उसको जवाब मिलता है कि ये लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, बच्चे नंगे पैर ही रहना चाहते हैं। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और उसको लगता है कि शायद ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है अपनी गरीबी को, सतत परपेचुअल कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी चली आ रही है उनकी हमेशा से, उसको छुपाने का ये एक बस एक बहाना है जिसको उन्होंने ट्रेडिशन का नाम दे रखा है। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, अब वो अपनी एक पुरानी मेमोरी शेयर करती हैं जो उडीपी में रहने वाले एक आदमी ने उनको बताया था। उडीपी इज अ प्लेस इन कर्नाटका। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो छोटा था तो टेम्पल के पीछे उसका स्कूल था, वो वहाँ जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उस बच्चे के पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वो थोड़े समय के लिए जब स्कूल जाता था तो टेम्पल में रुक जाता था और उस गॉड से, डेटी से मांगता था पेयर ऑफ शूज़। 30 years later I visited his town and the temple, 30 साल के बाद फिर से अनीस एक बार उस शहर में जाती है और उस टेम्पल मंदिर में जाती है, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो वहाँ पे बिल्कुल निर्जन है, सुनसान है। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पिछले अहाते में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब एक नया पुजारी वहाँ रहा करता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे पड़े हुए थे कुछ रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़े हुए थे, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed, वहाँ पे वो देखती है कि एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ
आता है, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखा है और उसके पैरों में सॉक्स और शूज़ हैं। वो हाँफता हुआ, पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग ब्रीफली, बहुत तेज़ी से, क्योंकि दौड़ के आया हुआ है तो ही इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो वो आके अपना बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड। और वो जब वो बच्चे को देखती है, उसके सॉक्स और शूज़ को देखती है, तो उसको याद आ जाता है उस बच्चे का जिसने गॉडेस से प्रेयर किया था एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और जब उसको अल्टीमेटली फाइनली जूते मिले तो अगला उसका प्रेयर क्या था? लेट मी नेवर लूज देम, मेरे जूते मेरे से कभी अलग ना हो, हमेशा मेरे पास जूते रहें। ये उसका अगला प्रेयर था। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रेयर को मान लिया था। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, और अब ये बच्चे जो हैं, जैसे ये पुजारी का लड़का है, छोटा बच्चा, इनके पास जूते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मेरे पड़ोस में ये साहिब की टोली है, ऐसे बच्चे रैग पिकर्स जो कचरा सुनते हैं, ऐसे बच्चे अभी भी शूलेस हैं, उनके पास पहनने को शूज़ नहीं हैं।